हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आशी एजुकेशन पर। तो जैसे कि यूपी तरफ से जो पेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, पेट का एग्ज़ाम, तो उसके बारे में कुछ हम सीरीज़ चला रहे हैं। तो उसमें आप यदि आप अभी तक आप शामिल नहीं हुए हैं, तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स हो या न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा है, 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? देखिए, 3 बीघा कॉरिडोर की जब भी बात आती है तो आप हमेशा याद रखिएगा, 3 बीघा जो कॉरिडोर होता है वो भारत एंड वो बांग्लादेश को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? देखिए, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर सबका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस ब्यूनस आयर्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले ये बता दें कि जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना किस देश का भाग है? तो ये कहाँ पड़ता है? ये जो हमारा पड़ता है, याद रखिएगा, इसका जो ये जो पड़ता है, ये भाग कहाँ पड़ता है? ये है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का जो भाग है, दक्षिण अमेरिका का ये देश है। याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका का देश है कौन? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस ब्यूनस आयर्स। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? ये ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो ये है बेल्जियम की। क्या है? बेल्जियम की राजधानी। याद रखिएगा, बेल्जियम की राजधानी है। और दिया है ब्रासीलिया। ब्रासीलिया का मतलब है ब्राज़ील संबंध है, और ये किसकी राजधानी है? ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी है। और इसकी मुद्रा की बात करें, कहाँ की है ये ब्राज़ील आपको दिख ही रहा होगा उसमें, ब्राज़ील की राजधानी। लेकिन यहाँ पर मुद्रा इसकी बात करते हैं तो ये है, ये रियाल। क्या है? इसकी है रियाल। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, इसमें ऑप्शन दिए हैं, सब आपके सामने हैं। आप इसको कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। जब तक इसके कुछ ऑप्शन हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 12 जनवरी के बारे में। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो इसको मनाते हैं कब? क्या मनाते हैं इसको? मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा दिवस। और जो 25 जनवरी है, इसको मनाते हैं हम मतदान दिवस। राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान के दिवस के रूप में मनाते हैं। और 30 जनवरी की यदि बात करेंगे तो 30 जनवरी कब मनाते हैं? 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? ये मनाते हैं शहीद दिवस। शहीद दिवस। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिवस भी आते हैं हमारे एग्जाम में। और यदि 24 जनवरी की बात की जाए तो 24 जनवरी को मनाते हैं बालिका दिवस। बालिका दिवस। बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक गेमों का आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो इसकी बात करेंगे तो आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं, इनका आरंभ हुआ था 1896। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ए यानी कि 1896 में सबसे पहला जो राष्ट्रीय ओलंपिक जो आधुनिक ओलंपिक गेमों खेलों का हुआ था, वो कब हुआ था? 1896 में हुआ था। लेकिन अब यदि बात की जाए कि अब जो अगला गेम खेला जाएगा, ओलंपिक गेम खेला जाएगा, कब खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा 2024 में खेला जाएगा। और ग्रीष्मकालीन यानी जुलाई से शुरू हो जाएंगे ये। और ये कहाँ पर होंगे? ये होंगे पेरिस में। और यदि बात की जाए तो अगले जो यानी कि जो इसके पहले, यानी कि जो अभी अभी कब हुए थे, यानी 2024 के पहले कब खेला गया था? तो ये खेला 2021 में खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था? ये खेला गया था टोक्यो में, टोक्यो जापान में। और जो 2024 में खेलने वाले हैं, ये कहाँ खेलेंगे? ये खेलेंगे पेरिस में। याद रखिएगा। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? तो डायमंड हार्बर एंड सॉल्ट सिटी लेक स्थित कहाँ पर है? तो ये सभी जानते हैं। डायमंड हार्बर का जैसे ही नाम आता है तो इसका जो ऑप्शन हमेशा कोलकाता याद आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलकाता।
जो कि हुगली नदी पर स्थित है। कहाँ पर है ये? हुगली नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, हुगली नदी पर स्थित है ये। और हुगली नदी किससे होकर अलग बनी है? ये बनी है गंगा नदी से होकर अलग बनी है हुगली नदी। याद रखिए, गंगा नदी जो हुगली नदी किनारे पर ही कौन बसा है? कोलकाता शहर बसा हुआ है। चलिए, और ये दूसरी कौन सी नदी बन जाती है? ये बन जाती है मेघना। गंगा से ही अलग होके होती है। गंगा जो मेघना बनती है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मेल से ही ये नदी बनती है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। अगला जो क्वेश्चन है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया? तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार ये किसने शुरू किया था? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, भारतीय ज्ञानपीठ समिति ट्रस्ट। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था? ये मिला था जी शंकर कुरूप को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप को 1965 में मिला था। और इसके लिए जो दी जाती है 1 लाख रुपए दिया जाता है। 1 लाख के रूप में ये दी जाती है राशि। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतरिया सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पर जो आंसर की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम जो है सतरिया, असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो सतरिया है। और झारखंड की यदि बात करेंगे तो झारखंड का जो राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये है कर्मा। झारखंड का कौन सा है? कर्मा है। और ये छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये राउत नाच है, याद रखिएगा। और मणिपुर का मणिपुरी, इसका कौन सा है? मणिपुरी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है? किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अल बरूनी। अल बरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किताब उल हिंद के रचनाकार कहे जाते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में बात करेंगे तो ये इन्हें कहते हैं भारत का तोता। भारत के तोता के नाम से कहना जाता है। किन्हें कहा जाता है? अमीर खुसरो को। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि अबुल फजल किससे संबंधित हैं। यानी कि अबुल फजल ने एक किताब लिखी है, वो मतलब ये किसी की जीवनी लिखी है, तो वो आपको बतानी है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। अब यहाँ पर नाटो की बात करते हैं तो नाटो में कुल कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 30 सदस्य देश हैं। और इसका नाटो का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये है केरल में, जहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है भारत में। याद रखिएगा, तो साइलेंट वैली कहाँ पर पाई जाती है? ये है केरल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, केरल। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। व्यास सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम भारत की महिला कौन थी? ये हैं ऑप्शन नंबर ए, चित्रा मृदगुल। चित्रा मृदगुल जो व्यास सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला थी। अब यहाँ पर बात की जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी आशापूर्णा देवी। और व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी ये भी आप समझ लिए। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। और यदि पहली महिला की बात की जाए तो ये थी चित्रा मुदगल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जीएम फसलों के बारे में हम सुनते हैं, तो जीएम से क्या तात्पर्य है? देखिए, यहाँ पर आपको बताना है जीएम का जो फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। जीएम का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो इसी के बारे में ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप इसको कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा, जनरल मार्केटेड या जेनेटिकली मॉडिफाइड या ग्लोबली मार्केटेड या ग्रीन मॉइस्चर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसका जीएम का फुल फॉर्म होता है। और जो जीएम फसल होती है इसका बेस्ट उदाहरण है बीटी कपास। बीटी कपास जीएम फसल का एक बेस्ट उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है। तो रुक्मणी देवी का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से संबंधित है, जो कि भरतनाट्यम कहाँ का है, ये है तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित, किस राज्य से संबंधित है, तो ये है तमिलनाडु से। और कथकली, अब यहाँ पर कथकली भी लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो कथकली किससे संबंधित है, ये केरल से संबंधित है। मोहिनी अट्टम भी केरल से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे अब आपकी उड़ीसा जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ये एक नृत्य है ये भी उड़ीसी। और यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कथक, कथक किस राज्य से संबंधित है, तो कथक है यूपी से संबंधित। अब कथक की यदि बात की जाए, कथक का अर्थ होता है कथा कहना। क्या होता है, कथा कहना। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर एक साइड दी है आपको वन विहार और दूसरी साइड दी है उनके राज्य, यानी कि जो वन विहार जिस राज्य में है उसके सामने सही है, लेकिन जो नहीं है वो गलत है। तो इसमें आपको सही बताना है, क्या हो जाएगा इसको, जो इसमें कौन सा गलत है वो मिस्टेक है वो मिस्टेक बतानी है। तो यहाँ पर आपको बता दें, जो बांदीपुर है ये कर्नाटक में स्थित है, बांदीपुर भी कर्नाटक में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। मानस भी असम में है, कांजीरंगा भी असम है, जो कि गेंड़ा हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अब लेकिन यहाँ पर सिमलीपाल है, सिमलीपाल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो कि यहाँ पर गलत आंसर दिया है। सिमलीपाल कहाँ पर है, सिमलीपाल है उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेशनल पार्क दिए हैं कुछ, उनको भी आप पढ़ के जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व विरासत विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर, यानी पशुपतिनाथ मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में स्वीकारा गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर, ये कहाँ पर है, ये है काठमांडू नेपाल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, जो कि काठमांडू कहाँ पर पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। अब यहाँ पर नेपाल की बात करें तो काठमांडू में ही एक सार्क का मुख्यालय है, जो कि सार्क का मुख्यालय है। और यहाँ पर 8 देशों, इसमें कुल 8 देश सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1885 में बांग्लादेश में ढाका में की गई थी। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काठमांडू, जो कि नेपाल में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहला पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया। देखिए ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो आप सभी को पता है ब्रह्मपुत्र नदी जो कहाँ से निकलती है, हमारे पूर्वी राज्यों से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पूर्व राज्य में कौन सा पड़ता है, कौन सा शहर पड़ता है, ये पड़ता है गुवाहाटी, जो कि असम में ही पड़ता है। चलिए और कोहिमा बताइएगा, कोहिमा की राजधानी क्या है, कोहिमा जो किसकी राजधानी है, ये है नागालैंड की। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया। पोखरण में पहला जो परमाणु परीक्षण है कब आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था 1974। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम जो क्या है, इसका है स्माइलिंग बुद्धा। जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड, जो उसका कोड क्या होगा, उसका जो कोडिंग नाम था क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बॉलीवुड का वह गीतकार जिसने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज
गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पर आपको बता दें, जो बॉलीवुड में सबसे अधिक संख्या में गाने लिखे हैं उन्होंने अपना गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, समीर अंजान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, समीर अंजान। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है मैक ओएस। मैक ओएस किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग, यहाँ पर एक कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे आपको। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, जो मैक के द्वारा जो ओएस के मैक ओएस के द्वारा जो विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या है, एप्पल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एप्पल के यदि सीईओ की बात की जाए तो ये कौन है, टिम कुक। एप्पल की कौन है, टिम कुक। अब यहाँ पर आईबीएम की बात करते हैं। तो आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम के जो सीईओ हैं वो अरविंद कृष्णा हैं, अभी वर्तमान के ही बता रहे हैं। तो अभी कौन है, अरविंद कृष्णा। और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ ये हैं सत्य नडेला। गूगल के कौन है, सुंदर पिचाई। याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है सभी चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? तो पीपल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है, आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ चर्चा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1953 में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जीवन के भौतिक चरण को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं, आपको कमेंट भी करके करना है, साथ साथ आपके आंसर भी देना है। चलिए, तो जीवन के भौतिक चरण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, प्रोटोप्लाज्म। भौतिक चरण को क्या कहते हैं, जीवन के भौतिक चरण को प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, डिम्ब, एक शुतुरमुर्ग का अंडा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये है एक शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव कोशिका आपको बतानी है, मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिम्ब, जिसे हम बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं, अंडाणु। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे छोटी जो कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो वो कौन सी है? वो है लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन सा? त्वचा। त्वचा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो 23 क्वेश्चन नंबर है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिम्ब, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाती कही जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सबसे लंबी कोशिका है? यहाँ पर अब लंबी कोशिका के बारे में बात करेंगे तो सबसे लंबी जो कोशिका आप सभी को पता होगी कौन सी है? तो ये है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कौन सी है? देखिए आप आज कुछ बायोलॉजी के भी क्वेश्चन है यहाँ पर। जो मानव में मांसपेशियां होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है 639 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सीधे इतने सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा आप घबराइए नहीं, एग्जाम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो कक्षीय हृदय वाला कशेरुकी यानी कि मैमल्स कौन सा है, जंतु इनमें से जिसमें दो कक्षीय चैम्बर होते हैं, दो चैम्बर होते हैं उसके हृदय में? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मछली। मछली में सिर्फ दो ही चैम्बर होते हैं, लेकिन हमारे जो मनुष्य के शरीर में ये कितने होते हैं? ये होते हैं 4 चैम्बर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा जो उड़ने वाला पक्षी है ये कौन सा है? कीवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी,
लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि शुतुरमुर्ग जो है ये एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, कीवी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सौरोलॉजी का अध्ययन किसके लिए होता है, मतलब किस में इनमें से निम्न में से किसका अध्ययन सौरोलॉजी में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 28 का है, जो छिपकली है, छिपकली इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सौरोलॉजी का, जिसके अध्ययन को क्या कहते हैं, सौरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन्स द्वारा हार्मोन्स किसके द्वारा निर्मित होते हैं। तो हार्मोन्स किसके द्वारा निर्मित होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस किसे बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि किसे बोलते हैं, आप इसको बताइए कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। तो पहला प्रत्यारोपण किसने किया था, तो ये किया था किसने, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ये जो हृदय प्रत्यारोपण किया था, विश्व में सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फीयर में खोजा जाना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हीलियम। हीलियम को सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फीयर में खोजा जाना था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखा जाता है, सोडियम धातु है, इसको किस में रखा जाता है, क्योंकि इसको रखना ही पड़ता है, क्योंकि यदि हम खुला रखेंगे इसको तो वो क्या हवा के संपर्क से आने पर जल उठेगा, और पानी, यदि पानी में डालें तो पानी में तैरते हुए जलेगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए हम इसको किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केरोसिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज के से प्राप्त होता है, रेडियम किस खनिज के द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा पिचब्लेंड। पिचब्लेंड से ही जो रेडियम इससे प्राप्त किया जाता है, पिचब्लेंड से। अगला क्वेश्चन क्या है, सोडा वाटर में क्या होता है। तो सोडा वाटर आपके सभी को पता है, हम सभी आपको भी पता हो, कोल्ड ड्रिंक जो होती है इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जो हम जो फूली हुई रोटी होती है, जो घर पे बनाते हैं रोटी, उसमें जब सेकते हैं ना उसको, तो उसमें फूल जाती है, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो उसमें भरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो हम भी रिलीज करते हैं वो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं। अब सोडा वाटर में कौन सी होती है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, ये एक लाफिंग गैस है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है। तो एल्यूमिनियम किसका अयस्क है, तो ये है बॉक्साइट का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्साइट का एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है। तो आवर्त सारणी को हम 7 भागों में विभाजित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।